हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट पहला 347 JZ। इस सेट में छठवें तक के क्वेश्चन लगा चुके थे। उसके आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7। तो सातवें का क्या कहता है, निम्न पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए समझते हैं। एल्डोल, सिप क्षारक, कैनिजारो अपक्रिया, ऑक्सिम, एसीटल। ठीक, तो देखिए एल्डोल क्या होता है। एल्डोल तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन एल्फा हाइड्रोजन जिसमें हो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जब क्षार के साथ क्रिया करता है तो एल्डोल बनाता है। क्या बनाता है? एल्डोल। तो देखिए यह एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है जो तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणुओं के संघनन से बनता है। ठीक है, जैसे कि एसिटेल्डिहाइड के दो अणु ले लिए, लिखा हुआ दो अणुओं के संघनन से, मतलब ये दोनों अणु आपस में जुड़ेंगे। तो होता क्या है, इसका एक H यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो H यहां पे ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा? CH3CH। ये क्या लिखा है? CH। और ये H इधर जाएगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 के बाद C, डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड H। ये बनेगा। H यहां ट्रांसफर हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, CH से ये CH2, फिर COH, ये C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये जुड़ जाएगा। अब इसको ये देखिए, ये है CHO मतलब एल्डिहाइड। CHO से जुड़े कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा कार्बन। और उससे जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। तो ये क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को क्या बोला जाता है? एल्डोल। ठीक, तो एल्डोल के बारे में पूछा गया था। तो क्या है? यह एक बीटा क्रियात्मक समूह, ये है CHO। एल्डिहाइड से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यह बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। कीटोन कब प्राप्त होता? जब आप एसीटोन लेते, इधर पे भी क्या लेते? एसीटोन। ठीक है, तो यहां पे कीटोन प्राप्त हो जाता, जो तनु क्षार की उपस्थिति में एसिटेल्डिहाइड या कीटोन के दो अणुओं के संघनन से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए, सिप क्षारक। सिप क्षारक या सिप बेस होता क्या है? यह एक इमाइन यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र R2C डबल बॉन्ड N R' होता है और यह प्राथमिक एमीन तथा एल्डिहाइड या कीटोन के बीच अभिक्रिया से बनता है। तो आप इतना याद रखिए, सिप क्षारक होता क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया। एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया आप अगर एमीन से कराते हैं, प्राथमिक एमीन से कराते हैं, तो जो बनेगा उसी को क्या कहते हैं? सिप बेस या सिप क्षारक। तो देखिए एसिटेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया आपने प्राथमिक एमीन एथिल एमीन से क्रिया कराई, तो ये हो गया O और ये हो गया H2। क्या निकल गया? H2O। तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा? N, सिंगल बॉन्ड C2H5। तो डबल बॉन्ड से N, सिंगल बॉन्ड C2H5। बात आपको समझ में आई? O इधर से निकला, H2 इधर से निकला, तो H2 निकल गया। तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा? N, सिंगल बॉन्ड C2H5। तो डबल बॉन्ड से N, सिंगल बॉन्ड C2H5। ये जो बना ये क्या है? सिप क्षारक है। तो याद रहेगा, अम्ल की उपस्थिति में, कोई भी अम्ल की उपस्थिति हो, अम्ल उत्प्रेरक का काम करेगा, तो अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो फिर से आप देख सकते हैं, सिप क्षारक कैसे बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन से कराने पर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? सिप क्षारक या सिप बेस कहते हैं। यह एक एमाइन यौगिक है। ये जो बना हुआ है C डबल बॉन्ड N, तो क्या है? ये एमाइन यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए Cr2C, इधर R, ये R का काम करेगा, इधर भी R हो सकता था, है ना? तो Cr2 डबल बॉन्ड N और इधर पे भी क्या होगा? R, तो ये R डैश कर दिया।
ठीक है, मतलब ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, तो इसको R माना, इसको R डैश। तो आप इसी से देख लीजिए ना, C इधर R जुड़ा हुआ है, इधर भी R हो सकता था। अगर आप यहाँ एसीटोन लेते, एसीटोन, तो इधर भी CH3 आ जाता, तो यहाँ पे भी R होता। तो C दो बॉन्ड यहाँ बना लिए, इसलिए R2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, तो दो बॉन्ड यहाँ बन गए, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। डबल बॉन्ड के बाद N से सिंगल बॉन्ड R डैश, ठीक है। आगे देखिए केनिजारोव क्रिया, ये तो वैसे भी सबको पता होती है। केनिजारोव क्रिया है क्या, एल्फा हाइड्रोजन विहीन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा एल्डिहाइड जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH या KOH से कराने पर एल्कोहल तथा वसीय अम्ल का लवण, वसीय अम्ल का लवण, वसीय अम्ल का लवण प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को केनिजारोव अपक्रिया कहते हैं। तो केनिजारोव अपक्रिया देता कौन है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो जैसे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, इसकी क्रिया आपने NaOH से कराई, कंसंट्रेट सांद्र NaOH से, तो क्या होना है, एल्कोहल बनेगा। तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, मेथिल एल्कोहल। इसके बाद इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होगा, HCOOH। आप देखिए अम्ल क्या होगा, HCOOH, लेकिन ये साथ में क्षार है, तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। तो देखिए इधर का OH और इधर का H, इधर का OH, क्या निकल जाएगा, H2O। तो क्या बचा, HCOONA, यही बनाया HCOONA। बात समझ में आई आप लोगों को, फिर से देख लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब NaOH से कराई तो एक बार इसका अपचयन करा दीजिए, तो क्या बनेगा, एल्कोहल। तो एल्कोहल बना दिया एक कार्बन का। इसके बाद ऑक्सीकरण कराया तो CHO किस में कन्वर्ट होगा, COOH में, अम्ल बनेगा, अम्ल। और ये क्या है, क्षार। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाएंगे, तो H इधर का, OH इधर का, H2O निकल जाएगा, तो बचेगा कि HCOONA बना दिया, HCOONA, जिसको आप कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। आगे देखिए ऑक्सिम, ये क्या है, ऑक्सिम, ऑक्सिम हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसका सूत्र होता है NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से कराने पर जो प्राप्त होता है उसी को ऑक्सिम बोला जाता है। जैसे एसिटेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराई, NH2OH के साथ कराई, क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, N सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा, N सिंगल बॉन्ड OH, क्या नाम है, एसिटेल्डिहाइड ऑक्साइम, एसिटेल्डिहाइड ऑक्साइम। तो वही तो लिखना है क्या, कि हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से कराने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिम। ठीक, एसिटल क्या है, एसिटल, तो देखिए एसिटल यह एल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहल के साथ, एल्डिहाइड की क्रिया दो अणु एल्कोहल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर बनता है, जिससे एक ही कार्बन पर दो एल्कोक्सी समूह जुड़ जाते हैं। देखिए CH3CHO, इसकी क्रिया आपने कराई एल्कोहल से, शुष्क HCl गैस, ठीक है, शुष्क HCl गैस से क्रिया कराई। तो देखिएगा जैसे ही आपकी रिएक्शन हुई तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, इसमें ये माइनस का होगा और ये प्लस का, H का होगा, प्लस का। तो अब जोड़ दीजिए, तो CH3H सिंगल बॉन्ड O
भाई एक बॉन्ड तो ये टूट गया, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस है, माइनस से क्या जुड़ेगा, प्लस वाला, मतलब OH सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास प्लस है, प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस वाला, OCH3 बन गया। इसको बोलते हैं हेमी एसीटिल। क्या बोलेंगे बच्चों, हेमी एसीटिल। इसके बाद इसकी क्रिया फिर से कराई, किससे, एथिल या मेथिल एल्कोहल, जिससे आपको कराना हो। मेथिल एल्कोहल से कराई थी तो फिर से मेथिल एल्कोहल से करा दी। उपस्थिति वही शुष्क HCl गैस, H इधर से OH, HOH क्या निकल गया, H2O निकल गया, क्या बचा, C CH3 HO CS3। आप देखिएगा HOH H2O निकल गया तो O पहले से था, CS3 और जुड़ गया, और यहां तो पहले से जुड़ा था O CS3 प्लस का H2O। इसको बोलते हैं एसीटिल। इसको क्या बोलेंगे, एसीटिल। तो यही तो लिखा हुआ है, यह है एल्डिहाइड भी हो सकता है, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है। अगर कीटोन लेना होता तो इधर CH3 कर देते, तो CH3COCH3 एसीटोन हो जाता। तो कहता है एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी आप ले, इसकी क्रिया दो अणु एल्कोहल से, दो अणु हो गए, दो बार लिया है, दो अणु एल्कोहल से अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एसीटिल प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो एक बार जब क्रिया कराएंगे तो ये जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसीटिल, और लास्ट में फिर से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, एसीटिल। इस प्रकार से ये आपको समझाया। इसके अथवा में जो है उसको देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसी के अथवा में ये क्वेश्चन है, तो या तो आप उनको पहले कर दीजिए, अगर वो नहीं करना है तो अथवा में इन सबको आपको करना पड़ेगा। तो देखिए बेंजीन की रिएक्शन करा रहा है C2H5COCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति। आप सभी भली भांति परिचित होंगे, ये कौन सी अपक्रिया हो गई, ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। यहाँ क्या लगा होगा, H, तो इधर का H और इधर का Cl क्या निकल गया, HCl निकल गया। अब क्या बचा इधर पे, तो बेंजीन, ऊपर Cl और H मिलके HCl निकल गया, तो COC2H5 प्लस का HCl। ठीक, इसमें देखिए, इसमें क्या निकल गया, CdCl2 निकल गया, कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, CdCl2 निकल गया। अब बचा क्या, तो देखिए COCH3 कितने हैं, 2, और ये भी कितने हैं, 2। तो इसका मतलब 2C6H5CH2 यहां तक लिखा, COCH3। फिर से देखिए C6H5CH2 कितने हैं, 2, तो आगे 2 लगा दिया, COCH3 प्लस का CdCl2। यहां देखिए ये एल्काइन है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और इसकी क्रिया, इसकी उपस्थिति में से क्रिया हो रही है, तो इसमें जल से क्रिया कराई जाएगी। ठीक है, जल से क्रिया कराई जाएगी, और जल क्या होता है, H और OH। तो एक बॉन्ड हटाएंगे, एक बॉन्ड हटाएंगे, और एक बॉन्ड हटाएंगे, एक जगह H लगाएंगे, एक जगह OH लगाएंगे। बात क्लियर हुई, एक जगह H लगेगा, एक जगह OH लगेगा, तो H प्लस है और OH क्या है, माइनस। तो ऋणात्मक भाग ये जो है ये इस कार्बन से, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो यहाँ पर लगाएंगे, तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर क्या लगा, OH, इधर क्या लगा, OH, डबल बॉन्ड,
इधर क्या लगा H, CH2। इतनी बात आपको समझ में आई? भाई एक बॉन्ड हटाया, OH को इधर लगाया और H को इधर लगा दिया। ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जोड़ दिया। इसके बाद इसका रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, जिसको आप कह सकते हैं पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। क्या रीअरेंजमेंट होगा कि यहाँ पर ये जो H है ये यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो देखिए क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, ऊपर ये बॉन्ड ऊपर गया, H खत्म, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बचा, सिंगल बॉन्ड, और H इधर आ गया। क्या बन गया, एसीटोन। क्या बन गया बच्चों, एसीटोन। इसको देखिए, अगर यहाँ CH3 लगा है, अगर आप इसको हटा दें तो ये क्या है, टॉलुइन। ठीक है, तो अगर CH3 लगा है और CrO2 Cl2 से क्रिया होती है, इसके बाद इसका जल अपघटन होता है अम्ल की उपस्थिति में, जल से क्रिया, तो आप इस पर फोकस करिए। अगर CH3 लगा है बेंजीन रिंग में और इससे क्रिया कराई जा रही क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 से, तो ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO एल्डिहाइड में। इस अपक्रिया को एटार्ड अपक्रिया बोलते हैं। तो ये बनेगा CHO, ये ज्यों का त्यों NO2। फिर से आप सुन लीजिए, अगर बेंजीन रिंग में CH3 है और इसकी क्रिया CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड से और जल से, अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया कराई जाएगी, तो इसको देखिए क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2, तो CH3 कन्वर्ट हो जाता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप में, एल्डिहाइड समूह में। इस अपक्रिया को एटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। इसको देखिए, इसमें अगर देखें आप तो ये H2 और ये O, H2O निकल जाएगा, तो क्या बचा, C डबल बॉन्ड से ये जुड़ेगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3, ज्यों का त्यों जुड़ा है CH3। O और H2 मिलके H2O निकल गया, तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा, N, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, CH2 CH3 प्लस का H2O। ठीक है, H2O, ये क्या बना, सिफ बेस। क्या बन गया बच्चों, सिफ बेस। तो इस प्रकार से ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब चलते हैं 7वें के खा की तरफ। देखिए 7वें का खा का पहला pKb मान के घटते क्रम में लिखना है। फिर दूसरा है क्षारीयता का क्रम लिखना है, क्षारीयता का बढ़ता क्रम लिखना है, जल में विलेयता का बढ़ता क्रम लिखना है, क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखना है। देखिए बच्चों, इन 5 सवालों को ध्यान से समझिए। जब समझ में अच्छे से आएगा तब आप अपना दिमाग यूज कर पाएंगे, नहीं तो रटना पड़ेगा। तो रटने से बचने के लिए इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है pKb मान, तो pKb आखिर होता क्या है, तो pKb क्षारीयता का मापक है। क्षारीयता बताता है कि कौन कितना क्षारीय है। pKb क्या बताता है, क्षारीयता बताता है, कौन कितना अधिक क्षारीय है। अच्छा, pKb और क्षारीयता का क्रम उल्टा होता है, मतलब pKb का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी क्षारीयता कम होगी, वो कम क्षारीय होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। pKb का मान जितना कम होगा उसकी क्षारीयता वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। तो देखिए pKb क्या बताता है, क्षारीयता बताता है, ठीक। तो pKb जब क्षारीयता बताता है तो क्या संबंध होता है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। pKb का मान जितना ज़्यादा उतना ही क्षारीयता कम, pKb का मान जितना कम उतनी ही क्षारीयता अधिक, ठीक है। अब देखिएगा क्षारीयता आप कैसे निकालेंगे, क्षारीयता, क्षारीयता तो देखो H+ जितने आसानी से यौगिक ग्रहण कर ले, H+ जितने आसानी से यौगिक ग्रहण कर ले वो उतना ही अधिक क्षारीय होता है।
अधिक क्षारीय होगा, अधिक क्षारीय होगा। H+ जितने आसानी से ग्रहण कर ले, ठीक है। H+ जितने आसानी से ग्रहण कर ले वह उतना अधिक क्षारीय होगा। जैसे CH3NH2। अब नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इधर चले गए, 1 इधर चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 2 लोन पेयर 1 बचा और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस होता है। तो इस पर H+ ये ग्रहण करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ना, माइनस तो इसके पास है, तो प्लस ये ले लेगा, ठीक है। अब हम आपसे कहें CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का। जब इलेक्ट्रॉन यहां से ढकेलेगा, ये अमोनिया है NH3। अब CH3 का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस I प्रभाव दर्शाता है, ये प्लस I प्रभाव। इसका मतलब CH3 का काम है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा। तो अब आप ये बताइए, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ CH3 जोड़ने से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ इसकी तुलना में अधिक होगा। तो H+ कहाँ आसानी से प्रवेश करेगा? तो H+ यहाँ आसानी से प्रवेश करेगा। तो हमने क्या बताया आपको? H+ जितने आसानी से ग्रहण कर ले वह उतना अधिक क्षारीय होता है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा क्षारीय होगा? यही अधिक क्षारीय होगा। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के आप ये इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, अपनी बात को ध्यान से देखिएगा। क्षारीयता का क्रम निकालना है, तो इसका मतलब है कि आप ये देखिए कि H+ कितनी आसानी से ग्रहण हो सकता है। तो H+ कितनी आसानी से ग्रहण हो सकता है, तो हम यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे थे। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से कितने खर्च हो गए? 2 और 1 3। इधर भी 3 खर्च हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब 1 लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी H+ जा सकता है, यहाँ पे भी H+ जा सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस। अब CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पे और ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व और ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा होगा H+ उतनी आसानी से तो जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी तुलना में ये अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन था इस रूप में, हमने आपको ये संरचना बना के बता दी जिससे आपको स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। C2H5NH2 जैसा लिखा वैसा ही है। C6H5 इसका मतलब ये फेनेल समूह हो गया, बेंजीन, NHCH3। C2H5 का होल ट्वाइज NH, तो NH से 2 C2H5 लगा दिए। C6H5 ये बेंजीन बना दी और इसके ऊपर क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए आप इसमें pKb तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो कौन ज़्यादा क्षारीय है और कौन कम क्षारीय है। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C2H5 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। C2H5 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। यहाँ पर CH3 भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये अगर यहाँ आएगा, ये अगर यहाँ आएगा, जैसे ये यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बन जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होने लगेगी? 5। तो 5 होने लगेगी, तो इसलिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ था लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने लगा। इसको कहते हैं अनुनाद, रेजोनेंस। फिर से देख सकते हैं, यहाँ जब जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा। जब यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ
यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सही है। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि यहाँ जो लोन पेयर था, मतलब इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश कर गए, तो इससे दूरी हो गई कि नहीं हो गई? इससे क्या हो गई? दूरी। सेम पोजीशन यहाँ पर है, देखिए सेम पोजीशन यहाँ पर है। ये अगर यहाँ आएगा तो यहाँ बॉन्ड बनना प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की संयोजकता 5 होने लगेगी, तो ये बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो लोन पेयर था यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब लोन पेयर यहाँ से दूर हो रहा है। तो H+ जब यहाँ जाएगा तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यह संभावना कम होगी या घनत्व तो कम हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर हटने का प्रयास कर रहा है, यहाँ प्रवेश कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो गया? कम। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा है तो H+ यहाँ प्रवेश करेगा? नहीं प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर माइनस होता और H के पास क्या है? प्लस, तो यहाँ जुड़ जाता। ठीक, अब देखिएगा, आपने इन चारों में अगर तुलना करें तो यहाँ लोन पेयर इधर दूर जा रहा है, इससे लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और C2H5 अपने इलेक्ट्रॉन को भी ढकेल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो इधर बढ़ा, इधर पे दोनों, ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व और ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब है ये अधिक क्षारीय होगा। क्या होगा बच्चों? अधिक क्षारीय। ठीक है, ये क्या होगा आपका? अधिक क्षारीय। ठीक है, ये अधिक क्षारीय। इसके बाद इसका नंबर आएगा, तो ये अधिक क्षारीय पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये कम क्षारीय। ये इसमें देखें और इसमें देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर भाग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट इन दोनों में तुलना करने पर ये समझ में आया कि CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। CH3 लगा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ढकेलेगा, तो इसका मतलब इन दोनों में तुलना करने पर इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व इससे ज़्यादा रहेगा, राइट? तो इससे ज़्यादा रहेगा। फिर से देख सकते हैं भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, इसका भी इसमें जा रहा है, लेकिन यहाँ CH3 लगा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेलेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तुलना में तो अधिक होगा। इसका मतलब ये उसकी तुलना में ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। और ये सबसे लास्ट में कम क्षारीय, कम क्षारीय। ठीक है, कम क्षारीय। अब बात समझिएगा, सबसे अधिक क्षारीय, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम क्षारीय ये हुआ, सबसे कम क्षारीय। ठीक, अब जब सबसे कम क्षारीय ये हुआ और आपको चाहिए pKb मान, तो अगर ये कम क्षारीय है तो इसका pKb का मान क्या होगा? सबसे ज़्यादा। इसका pKb का मान क्या होगा? सबसे कम। ठीक है, क्योंकि हमने अभी क्या बताया था कि ये एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर pKb का मान सबसे ज़्यादा तो क्षारीयता सबसे कम। तो आपको लिखना है pKb मान का घटता क्रम। इसका मतलब है pKb का मान सबसे बड़ा, बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तभी तो होगा घटता क्रम। तो pKb का मान ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इसका मतलब pKb का मान सबसे बड़ा वही होगा जिसकी क्षारीयता सबसे कम होगी। तो सबसे कम क्षारीयता चौथे वाले की हो गई। तो भाई चौथा, इसके बाद इससे ज़्यादा क्षारीय ये कौन सा है? दूसरा। फिर इसके बाद पहला, फिर इसके बाद तीसरा। ठीक है, देखिए अगर आप इसको रटेंगे तो ये भूल जाएगा, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का। ध्यान से फिर से समझ सकते हैं, pKb का मान जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी क्षारीयता सबसे कम होगी, ये हमने अभी आपको बताया था। तो pKb का मान घटता क्रम पूछा है, इसका मतलब पहले सबसे बड़ा, तो pKb का मान सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा उसी का होगा जिसकी क्षारीयता कम होगी। तो क्षारीयता इसकी कम है, इसकी कम है, तो इसको पहले लिखा जाएगा, तो चौथे को पहले लिखा गया। फिर इसके बाद
फिर इसके बाद कम क्षारीय हो गया, फिर थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, ये वाला, तो दूसरे वाले को लिखा। फिर इससे ज़्यादा कौन है, इससे ज़्यादा कौन है, ये वाला। और फिर सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा ये क्षारीय है, तो सबसे ज़्यादा इसको लिखा। बात क्लियर हुई? इसको देखें बच्चों, ये क्या है, क्षारीयता का घटता क्रम। तो ये इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, इसको तीसरा मान लिया, इसको चौथा मान लिया। वही काम हमने किया, दिया था इस रूप में, हमने संरचना बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। C6H5, तो C6H5NH2 मतलब बेंजीन से NH2 लगा है। C6H5 तो बेंजीन हो गया, N हो गया, CH3 2 हैं तो 2 CH3 हो गए। यहाँ पे C6H5 2 हैं तो देखो बेंजीन 2 हो गई और बीच में क्या है, NH, और ये चौथा है CH3NH2। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्षारीयता का घटता क्रम लिखना है। आप इधर देखो, ये लोन पेयर, ये इधर आएगा, अगर ये इधर आएगा तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन की संयोजकता 5 होने लगेगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। ठीक, फिर और दूर जा सकते हैं क्योंकि चार्ज सिंगल डबल, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आया तो यहाँ पे इकट्ठा होके बॉन्ड बनाएगा, तो इसके बॉन्ड ये यहाँ टूटेगा, तो यहाँ पे लोन पेयर पहुँचेगा। ठीक, इस प्रकार तो यहाँ से दूरी बनी। अब आप देखिएगा, सेम इसमें होगा, सेम इसमें होगा, इसमें सभी के लोन पेयर यहाँ आने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ का कहीं जाएगा क्या, यहाँ का कहाँ जाएगा, कहीं नहीं। और CH3 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो और ज़्यादा हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन भाई इलेक्ट्रॉन पहले से था और इलेक्ट्रॉन ये ढकेल रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा होगा तो H+ आसानी से ये ग्रहण कर सकता है। ठीक, इन सब में तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हो गया अधिक क्षारीय। क्या हो गया बच्चों, अधिक क्षारीय। ठीक, अब इन तीनों में तुलना करना है। ठीक है, अब इन तीनों में आप तुलना करें, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, तो इसका लोन पेयर इधर जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है। इसमें देखो, तो इसका मतलब ये सबसे अधिक क्षारीय, फिर उससे कम क्षारीय, इसके बाद अब इन दोनों में तुलना करना है। ठीक है, तो आप देखिए, इसका लोन पेयर इधर, इसका लोन पेयर तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इसका लोन पेयर इधर भी जा सकता है। जो स्थिति यहाँ हो रही है, यहाँ हम समझा रहे हैं, वही इसके साथ भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब इन दोनों में तुलना करें तो ये कम क्षारीय है और ये अधिक क्षारीय, ऐसा है नहीं। देखिए, इन दोनों में तुलना करें, इन दोनों में, तो सबसे कम क्षारीय कौन होगा, सबसे कम क्षारीय, तो सबसे कम क्षारीय ये होगा, कम क्षारीय। क्यों भाई, क्योंकि लोन पेयर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ लोन पेयर इधर भी जा सकता है, लोन पेयर इधर भी जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे समझा रहे थे। इसका मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तुलना में तो ज़्यादा है, इसकी तुलना में इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा है, इसका मतलब है H+ ये आसानी से इसकी तुलना में ग्रहण कर सकता है, तो ये अधिक क्षारीय होगा और ये कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो तीसरे पर ये आ गया, चौथे पर ये है। अब आपको कौन सा क्रम लिखना है, क्षारीयता का घटता क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है भाई, सबसे ज़्यादा क्षारीय चौथा नंबर, सबसे ज़्यादा क्षारीय, इसके बाद दूसरा नंबर, इसके बाद पहला नंबर, इसके बाद तीसरा नंबर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, एनिलीन था, एनिलीन की हमने ये संरचना बना ली, बेंजीन के ऊपर NH2, पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो पैरा पर क्या लगा दिया, NO2, ये एनिलीन है। फिर पैरा टालुडीन, तो पैरा टालुडीन का मतलब एनिलीन बनाया और पैरा पर क्या लगा दिया, CH3। अब लिखना है क्षारीयता का बढ़ता क्रम। तो देखिए बच्चों, वही सेंस इसमें फिर से लगाना है,
क्षारीयता। तो हम क्या बता रहे हैं बार बार, क्षारीयता। इलेक्ट्रॉन घनत्व जब ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें जहाँ पर ज़्यादा होंगे तो H+ बहुत जल्दी आसानी से जुड़ जाएगा। तो देखें इधर NO2 क्या करता है, ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है, NO2 पर प्लस आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं लगा है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आप ये बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर तीनों में तुलना करें तो ये इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हैं, ये अपने तरफ खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, इसका तो ज्यों का त्यों है। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, इसका तो ज्यों का त्यों है। और इसका ये NO2 लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। तो सबसे ज़्यादा क्षारी, अधिक क्षारी। सही है, इसको लिखने से आइडिया लग जाता है कि अच्छा अब किस क्रम में आपको लिखना है। अधिक क्षारी, और ये कम क्षारी, कम क्षारी। तो आपको बढ़ता क्रम लिखना है, इसका मतलब पहले सबसे छोटा, सबसे कम क्षारी। तो सबसे कम क्षारी कौन है, सबसे कम। इसके बाद कौन है, उससे ज़्यादा, ये। फिर सबसे ज़्यादा कौन है, तीसरा। बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। जल में विलेयता का बढ़ता क्रम, जल में विलेयता का बढ़ता क्रम लिखना है। तो जैसे ये C6H5NH2 लिखा था, हमने संरचना बना ली, बेंजीन। C6H5 का मतलब बेंजीन के ऊपर फिर क्या लगाना, NH2। ये C2H5NH, C2H5 क्योंकि 2 C2H5 थे, C2H5NH2। बात क्लियर हुई। जल में विलेयता का बढ़ता क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा। जब जैसे आप जल में इनको विलय करेंगे तो जल HOH होता, क्या होता है बच्चों, H और OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन बंध जब बनाएगा, इसके पास H, जब इसके पास H है, इसके पास H है, तो ये O से जुड़ेगा आकर्षण से, हाइड्रोजन बंध के आकर्षण से। इधर 2 H है, इधर 2 H है, इधर पर 1 H है, और इधर पर ये बेंजीन है। तो बेंजीन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा। यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा। और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ आने का प्रयास करेंगे, अनुनाद के कारण यहाँ प्रवेश करेंगे, यहाँ आने का प्रयास करेंगे। यहाँ आएंगे तो ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये लोन पेयर इधर आएगा, फिर यहाँ घूमेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये इन तीनों में तुलना करें तो इधर 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन के कारण ये हाइड्रोजन बंध इसमें मजबूती के साथ बनेगा, मजबूती के साथ बनेगा। इसमें इसकी तुलना में कम मजबूती के साथ हाइड्रोजन बंध बनेगा। 2 H है, H2O, तो H, एक H O से जुड़ेगा, दूसरा H, फिर दूसरा H2O होगा, उससे जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये जल में ज़्यादा घुल जाएगा। जल में विलेयता का बढ़ता क्रम लिखना है। तो आप ये खुद बताइए, 2 H है, एक H और एक O आकर्षण से, हाइड्रोजन बंध से जुड़ गए। दूसरा H जो होगा, फिर से H2O का दूसरा अणु आएगा और वो उस आकर्षण से जुड़ जाएगा। इसका मतलब है ये जल में सबसे ज़्यादा घुलेगा। अधिक विलेय, अधिक विलेय, ये कम विलेय, और ये सबसे कम विलेय, सबसे कम विलेय। क्यों? क्योंकि ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा इधर पे, तो ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा, तो अनुनाद प्रदर्शित करेगा तो इसकी स्थिति अनस्टेबल हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा विलेयता का बढ़ता क्रम, तो इसका मतलब है पहले सबसे कम विलेय, कम विलेय, सबसे कम विलेय पहला, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा दूसरा,
और सबसे ज़्यादा तीसरा। तीसरा क्यों? इधर 2 H हैं, 2 H हैं, एक H एक H2O से जुड़ेगा, दूसरा H दूसरे H2O से जुड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये जल में ज़्यादा विलय होगा। ठीक। क्वथनांक का बढ़ता क्रम। अब देखिए क्वथनांक का बढ़ता क्रम, तो अगर आप देखें क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर तुलना करें तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर तुलना करें तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। जब अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा तो ये आकर्षण बल इनमें अधिक मजबूत होगा, और जब मजबूत होगा तो गर्म करने के लिए इनको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जब विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो ये जिससे भी जुड़ा है आकर्षण बल मजबूत रहेगा, तो इनके बॉन्डों को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? अधिक क्वथनांक इसका, फिर कम इसका, सबसे कम। तो क्या लिखा जाएगा? क्वथनांक का बढ़ता क्रम। तो क्वथनांक का बढ़ता क्रम, पहले सबसे कम, तो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ये हो गया। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अथवा में या तो पिछले क्वेश्चन आप कर सकते हैं या उनकी जगह पे ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अथवा में या तो उनको करिए या इनको करिए। तो देखिए इनको भी आप देख सकते हैं। कहता है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित क्यों नहीं करता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करता है? तो आपको पहले से पता होगी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। एनिलीन प्रदर्शित नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ये होता है लुईस अम्ल और ये होता है लुईस क्षार। तो जब लुईस अम्ल और लुईस क्षार मतलब अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और जब लवण बनता है तो इस पर है अभी क्या है? लोन पेयर मतलब माइनस आवेश। जब ये इससे जुड़ेगा तो इस पर प्लस आवेश आ जाता है, और प्लस आवेश आ जाने का मतलब है ये समूह निष्क्रिय हो जाता है। और जब निष्क्रिय हो जाता है तो ये जो बेंजीन वलय है मतलब बेंजीन रिंग है, बेंजीन का घेरा है, इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाती। फिर से आप सुन लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आप क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से। तो जब एल्किल हैलाइड से तो ये आर्थो पर जुड़ता है, पैरा पर जुड़ता है या मेटा पर जुड़ता है? तो जुड़ता तो है इसी बेंजीन रिंग में। किस में जुड़ता है? बेंजीन रिंग में। तो है क्या इसके साथ स्थिति क्या है? ये लुईस क्षार होता है, ये लुईस अम्ल होता है, आपस में क्रिया करके ये लवण बना देते हैं, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर धन आवेश आ जाता है, जिससे ये समूह निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय हो जाता है जिस कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया संभव नहीं हो पाती है। यही आपका लिखा हुआ है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 एक लुईस अम्ल है जो एनिलीन लुईस क्षार के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। इस लवण के बनने के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर धनात्मक आवेश आ जाता है, जिससे यह एक प्रबल निष्क्रिय समूह बन जाता है और बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया को रोक देता है। इस प्रकार से ये एनिलीन है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्शन हुई तो इस प्रकार से इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस। ठीक। दूसरा है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन अगर आप बनाते हैं तो प्राथमिक एमीन
के बनाने में गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? इसलिए क्योंकि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण शुद्ध प्राथमिक एमीन देता है। इसमें द्वितीयक या तृतीयक एमीन सह उत्पाद के रूप में नहीं देता है। मतलब जब ये अपक्रिया कराएंगे तो केवल आपको शुद्ध प्राथमिक एमीन मिलेगा, द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं मिलता है। यही कारण है कि प्राथमिक एमीन संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक एमीन ही बनेगा, द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं बनेगा। रिएक्शन है क्या गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण? ये इसकी क्रिया कराई KOH क्षार से। थैलीमाइड की क्रिया KOH से कराई तो आप देखिए HOH H2O निकल गया, तो इधर H के स्थान पर अब क्या जुड़ जाएगा? K, तो K जुड़ गया। K क्या होता है? प्लस का, तो ये क्या होगा? माइनस का। इसके बाद एथिल आयोडाइड से क्रिया कराई तो KI निकल जाएगा, तो अब K के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? C2H5, तो C2H5 जुड़ गया। इसके बाद फिर जल से क्रिया कराई, जल क्या होता है? HOH होता है। क्लियर? अगर हम दो अणु ले लें तो C2H5NH2 हो गया, C2H5NH2 बना दिया, और COOH क्योंकि कितने अणु हैं? दो अणु। आप चाहें तो इधर दो लगा दें। ठीक, फिर से देख लीजिए, दो अणु अगर होंगे तो H2O होता है H और OH, तो C2H5NH2, यहाँ COOH ये हो गया, ऐसे इसमें COOH ये बन गया। तीसरा कहता है मेथिल एमीन जल और फेरिक क्लोराइड आपस में क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का भूरा अवक्षेप क्यों देते हैं? तो देखिएगा, मेथिल एमीन जल से अधिक क्षारीय होता है। तो मेथिल एमीन और जल में तुलना की जाए तो क्षारीय कौन है? मेथिल एमीन। ठीक है, जब मेथिल एमीन ज़्यादा क्षारीय है तो इसका मतलब ये प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। क्षारीयता कैसे आपको पता चलेगी? जो जितने आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर सके। प्रोटॉन मतलब H+, तो मेथिल एमीन ज़्यादा क्षारीय है, इसका मतलब ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा। अगर प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो H2O क्या होता है? H+ और OH-। H2O क्या होता है? H+ और OH-, और ये हो गया प्रोटॉन H+। इसका मतलब मेथिल एमीन ने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, तो बचा क्या आपका? OH- बचा, और OH- फेरिक क्लोराइड के Fe+3 से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड जल योजित ये जो बनेगा ये भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। मेथिल एमीन जल से अधिक क्षारीय होता है, यह जल से प्रोटॉन मतलब H+ ग्रहण करके OH- आयन मुक्त करता है। तो OH- आयन मुक्त करता है, OH- आयन जल में उपस्थित Fe+3 आयनों से क्रिया करके जल योजित फेरिक ऑक्साइड का भूरा अवक्षेप देता है। तो बात समझ में आ गई। ज़्यादा क्षारीय कौन है? मेथिल एमीन। जब ज़्यादा क्षारीय है तो ये H+ ग्रहण कर सकता है, तो H+ ग्रहण करेगा तो बचेगा क्या? OH-, तो OH- फेरिक क्लोराइड के Fe+3 से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड जल योजित, जल जुड़ा है इसमें, जल योजित फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जिसका अवक्षेप कैसा होता है? भूरा अवक्षेप होता है। आप अगर इसको देखें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं 2FeOH का होल थ्राइज। देखिए 2FeOH का होल थ्राइज। अब हमने क्या किया? Fe2O3, इसी को क्या लिखा? Fe2O3 इंटू H कितने? 3 दूनी 6, 3H2, इसी को इस रूप में लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये जो अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट पहला 347 JZ लगा रहे थे, तो आज ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में ये 7वें के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी सवाल आपको समझाए गए सब अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कृपया वीडियो को शेयर करें और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। धन्यवाद।